हेलो बच्चों आज हम लोग अपने चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 10 में आ गए। और लेक्चर नंबर 9 में हमने बच्चों इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में हमने किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज और उसका प्रूफ कर लिया था बच्चों, और वो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, और जैसे मैंने आपसे पीछे भी आपने लेक्चर देखे होंगे, तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि हम जो न्यूमेरिकल एक्चुअली कर रहे हैं वो या तो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल है या फिर आपके एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलो बच्चों अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर 3 के करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल में आ गए हैं आज हम लोग। और पहला न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा बच्चों, तो एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पहला क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहे हैं देखिए। इन अ हाइड्रोजन एटम an electron moves in an orbit of radius 5.0 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप सब लोग जानते हैं बच्चों, आपने बहुत से एटॉमिक मॉडल पढ़े हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़े हैं। ठीक है, तो सभी मॉडल ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे हमारे पास एक हाइड्रोजन का ऑर्बिट है, उस हाइड्रोजन के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। उस ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है बच्चों आपको 5.0 10 पावर माइनस 11 मीटर, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं कि क्या बता दीजिए, इक्विवेलेंट करंट बता दीजिए। तो आप जैसे जानते हैं बच्चों कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, ये हमने चैप्टर की थ्योरी में सीखा स्टार्टिंग में। तो चार्ज के मूव करने से क्या कंस्टिट्यूट होती है बच्चों, करंट कंस्टिट्यूट होती है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने से क्या होगी, करंट डेवलप होगी उस ऑर्बिट में। दीज आर कॉल्ड टाइनी करंट लूप्स। ठीक है, तो आपसे वो करंट पूछ रहे हैं, तो ठीक है पहले डेटा लिख लेते हैं कि क्या डेटा हमको गिवन है बच्चों। जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन में, समझ ना बच्चों, तो हमको दो चीज गिवन है देखो। एक तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उस ऑर्बिट की रेडियस गिवन है 5.0 10 पावर माइनस 11 मीटर, और कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी स्पीड गिवन है कितना, 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से, चलो मैं इसका आप चाहो तो डायग्राम से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मान लो है ना, ऐसे ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, चलो न्यूक्लियस को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, आर रेडियस के ऑर्बिट में क्या कर रहा है बच्चों, रिवॉल्व कर रहा है। कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के ऑर्बिट में, ऐसा। ठीक है ना, क्लॉक एंटी क्लॉक जैसे भी रिवॉल्व कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से इस ऑर्बिट में क्या डेवलप हो रही है बच्चों, करंट डेवलप हो रही है। ठीक है, तो हमसे करंट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो करंट का बेसिक फॉर्मूला आप लगाओगे, कहते हैं ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों, बेसिक फॉर्मूला आई इज इक्वल टू कितना लगाओगे, क्यूब बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यूब बाई टी। ठीक है, जहां पर क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, और ये चार्ज बेसिकली किसने कैरी किया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ने कैरी किया है। तो Q की जगह पर तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पुट कर दोगे बच्चों E। अब आया कि टाइम, ये टाइम कितना है। तो इन जनरली हम इस टाइम को क्या बोलते हैं, पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। अब ये टाइम के बारे में देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है बच्चों। जैसे बोलते हैं कि सपोज एक गिवन टाइम में क्या बता दीजिए, करंट बता दीजिए। ठीक है, तो हमको टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और एक बात समझिए बच्चों कि क्या इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में एक डेफिनेट टाइम के लिए रिवॉल्व करता है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा रिवॉल्व करता ही रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसे तो टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, और हम टाइम को इनफाइनाइट तो पुट नहीं करेंगे बच्चों। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन में टाइम ना गिवन हो और ऐसा क्वेश्चन हो, तो आप क्या करिएगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम ले लीजिएगा। या तो बोल देंगे हमसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में करंट बता दिए, तो हम टाइम पुट कर देंगे। जब टाइम नहीं देगा तो ऐसे केस में क्या करोगे, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम ले लोगे, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो मैं इस स्मॉल टी को
कैपिटल टी लिख दे रहा हूं बच्चों। कैपिटल टी मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम, ठीक है। चलिए जैसे हमने कहा क्यू को तो आप ई पुट कर दोगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के चार्ज। अब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम आप निकाल लोगे क्या, ठीक है। तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई मोशन हो रही है और आपको टाइम चाहिए, तो टाइम को आप क्या लिखते हो बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा मैंने कहा एक रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, 2πr, ठीक है। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड कितनी है बच्चों, 2πr, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गई 2πr और स्पीड v आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो अपॉन क्या लगा दोगे, v, ठीक है बच्चों। अब मैं चार्ज को भी, अब v क्रॉस के ऊपर चार्ज के साथ चले जाएगा और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी पुट कर दीजिएगा, मतलब q को e पुट कर दीजिएगा कि वो चार्ज इलेक्ट्रॉन ने कैरी किया है, अपॉन कितना बच्चों, 2πr, समझ रहे। तो टाइम को हमने ब्रेक कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऊपर चली गई और हमने क्यू को ई पुट कर दिया बिकॉज ये चार्ज इलेक्ट्रॉन ने कैरी किया। बस इसको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस देख लेते हैं क्या आ जाएगा आंसर हमारा। तो इसको ऐसा कर लीजिएगा, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जानते हैं सब बच्चे, 1.6 10⁻⁻, कितना, -19। स्पीड आपको गिवन है 2.2 10⁻⁻, कितना, 6 अपॉन 2 पाई। एक काम करो बच्चों, देखो पाई को 22/7 लिख लो, क्योंकि आपको आर, देखो v जो दिया है 2.2 है, तो 22 से 2.2 सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो पाई को हम 22/7 लिख दे रहे हैं। क्यों लिखा मैंने 22/7, क्योंकि 22 से 22 सॉल्व करने में आसानी रहेगी, नहीं तो आप इसे 3.14 लिखते हो इन जनरल। तो यहां पर अकॉर्डिंगली हम 22/7 लिख रहे हैं, ये कन्वीनियंट रहेगा। और आर आपको गिवन है बच्चों 5.0, है ना। आर की वैल्यू आप देख रहे हो क्वेश्चन में गिवन है 5.0 10⁻⁻11, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों ना। अब सुनना ध्यान से, देखो आप क्या करोगे, देखो इस 2.2 से ये 22 10 टाइम चला जाएगा बच्चों, लिया देखो 2.2 से 22 10 टाइम चला गया, देखिए एक 10 ये हो गया और 2 इंटू 5 एक 10 ये हो गया, तो 10 की पावर 2 हो गई। तो 10 की पावर 2 11 में से हटा दीजिएगा, 10 की पावर कितनी बचेंगी बच्चों, -9, है ना। और ये 7 क्रॉस के ऊपर चले जाएगा, तो देखो ऐसा रहेगा 1.6 इंटू 7, है ना। और ऊपर पावर चेक कर लो, फिर हम बाद में फाइनली सॉल्व कर लेंगे बच्चों। इसमें से 6 माइनस कर लो, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी बचेंगी ऊपर, -13, और डिनोमिनेटर में फिर एक बार समझ लो मैंने क्या बोला था बच्चों, देखो 2.2 से 22 10 टाइम गया, एक 10 ये हो गया, 2 इंटू 5 10, 100 हो गया, 100 से 2 पावर कम हो गई, तो 10 की पावर कितनी बची, -9 डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। बस 1.6 को 7 से क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 6 42 का 2 4 एंड 7 एंड 4 कितना हो जाएगा, 11, तो 11.2 हो जाएगा बच्चों ये। और 10 की पावर ऊपर +9, तो 10 की पावर कितना रहेगा, -4 आ जाएगा, है ना, इतना एम्पियर। अब चाहो तो इसको आप जैसे 10 की पावर -4 है, अगर 10 की पावर -3 कर लोगे तो मिली में लिख सकते हो बच्चों। जब किसी यूनिट के पास हो तो ऐसा लिख देना चाहिए। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको साइंटिफिक में लिख लो फिर, 1.12, 10 की पावर कितना रहेगा, -3 एम्पियर, और इसे फाइनली आप 1.12 मिली एम्पियर भी कह सकते हो बच्चों, ठीक है ना। मैंने एक डेसिमल प्लेस इधर कर दिया, तो 10 की पावर -3 नोन एज मिली, तो 1.12 मिली एम्पियर इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों लास्ट में, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है और हमने करंट का बेसिक फॉर्मूला लगाया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस ध्यान करने के टाइम को आपने कंप्लीट रिवॉल्यूशन का लेना है बच्चों, बस, ठीक है। और फिर वैल्यू केयरफुली लगानी है, तो इसको नोट कर लेना बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ बच्चों, किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे तो आप लोग डाउट के लिए मैसेज किया करो, है ना। डाउट आपके क्लियर करेंगे, जैसे इस लेक्चर में करोगे तो अगले लेक्चर में आपका डाउट भी बताएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलिए आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा।
चलो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का ग्राफ जैसे आपको दिख रहा होगा, चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर देते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई, दिख रहा ना आपको आई, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। तो करंट किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। करंट क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, ये हमने सबसे पहला लेक्चर इस चैप्टर का जब पढ़ा था तो करंट के बारे में मैंने बहुत सी डिटेल बताई थी बच्चों, उस लेक्चर को चेक करना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, ठीक है। तो किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है बच्चों, कितने टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए पास हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है। तो उस 10 सेकंड में जब करंट फ्लो की तो उस गिवन क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्या किया बच्चों, फ्लो किया। हमने पढ़ा था ना बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है कि किसी भी वायर के गिवन क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। चलो अब समझना बच्चों, ठीक है। तो डेटा देखो जो भी है सब ग्राफ में है बच्चों, ठीक है। तो आपको आई एंड टी के बीच में ग्राफ दिया है और ग्राफ में आप देख रहे हो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है बच्चों के, पहले क्या हो रहा है, इनिशियल 5 सेकंड में ना करंट क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन है, करंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। जैसे आपका करंट टाइम जीरो, तो करंट जीरो थी, जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो करंट भी 5 सेकंड हो गई, ठीक है। तो करंट यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हुई। फिर देखिए लास्ट के 5 सेकंड में करंट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए 5 से 10 सेकंड के बीच में करंट की वैल्यू 5 एम्पियर ही है। तो पहले करंट इंक्रीज होती है, इनिशियल 5 सेकंड में करंट इंक्रीज हो रही है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के इंटरवल में करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, जैसे कहते हैं ना Q इज इक्वल टू आई टी, पढ़ते ना, जैसे I इक्वल टू क्यू बाई टू, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो कहते हैं कि अगर आपका किसका ग्राफ है आपके पास, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अंडर क्या निकाल लीजिए बच्चों, एरिया निकाल लीजिए। देखो हमेशा एक कंसेप्ट होता है कि इस ग्राफ के एरिया से क्या मिलेगा, उसके लिए क्या करिए, इन दो एक्सेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमेशा इन दो एक्सेस को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इस ग्राफ का एरिया आपको देगा। तो अगर देखो मैं इन दो एक्सेस को मल्टीप्लाई करूं बच्चों, तो आई इंटू टी किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो आई इंटू टी का प्रोडक्ट क्यू के बराबर है। तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमेशा क्या देगा हमको, मतलब हमें इस केस में क्या देगा, चार्ज देगा। फिर से मैंने क्या बोला कि कभी भी कोई ग्राफ गिवन हो और आप ये देखना चाहते हो कि इस ग्राफ के अंडर एरिया क्या देगा आपको, क्या आएगा उससे, तो इन दो एक्सिस पे जो क्वांटिटीज है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दो को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही ग्राफ का अंडर एरिया आ जाएगा। तो ऐसे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आई इंटू टी क्या होता है, क्यू के बराबर होता है। तो इस ग्राफ का जो भी एरिया आप निकालोगे वो अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू एरिया अंडर करंट डैश टाइम ग्राफ। इसको ऐसे ले सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो, याद है बच्चों, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्टेंस कवर्ड। तो ऐसे बहुत से आपने ग्राफ के अंडर एरिया निकाले होंगे और उससे कुछ डेटा मिला होगा। तो ऐसे यहां पर भी एक कंसेप्ट है कि अमाउंट ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है, एरिया अंडर करंट डैश टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देयरफॉर हमसे क्यू पूछ रहे हैं बच्चों, तो अमाउंट ऑफ चार्ज को क्यू मान लेते हैं। अब मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है बच्चों ना, पूरे ग्राफ का अंडर एरिया निकालना है। तो देखो पहले एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर एक क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर सा बनना है, देखो 5 और ये भी 5 है बच्चों, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, या लेंथ इंटू ब्रेथ बोल लीजिएगा कि मतलब है, ठीक है। तो इस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, पहले कितना आएगा, हाफ कितना, बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 5 है बच्चों, इस ग्राफ की हाइट भी 5 है, तो आ जाएगा 5 इंटू 5। तो हमने पहले ट्राइंगल का एरिया ले लिया, प्लस इसे आप रेक्टेंगल बोल लो, स्क्वायर बोल लो, जैसे बोलते हो, चलो ऐसे लिख देते हैं। अब कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 10 में से 5 माइनस कर लो तो 5 है, और ब्रेथ भी कितनी है, 5। या 5 का स्क्वायर कर लो या 5 इंटू 5 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 25/2 12.5 हो गया,
प्लस ये कितना हो गया 25, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों हमारा ये 37.5 कूलम, ठीक है। तो इतना कूलम चार्ज क्या करेगा आपका 10 सेकेंड में अक्रॉस दैट क्रॉस सेक्शन, जो भी गिवन क्रॉस सेक्शन उससे फ्लो कर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ग्राफ के क्वेश्चन का ये कंसेप्ट है, एरिया अंडर आईटी ग्राफ गिव्स चार्ज, ठीक। तो इसे नोट कर लो बच्चों, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में छोटे आ सकते हैं, ठीक है। नोट करिएगा इसको, स्क्रीन को पॉज करके बच्चों, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, है ना। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखो इस चैप्टर में बच्चों फॉर्मूले, नंबर ऑफ फॉर्मूले, बहुत बड़े टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है। आपने देखा सबने चैप्टर कंप्लीट किया, लेकिन फॉर्मुलेस बहुत से हैं आपके, तो आपने बच्चों फॉर्मूले याद करने हैं। और फॉर्मूले को याद करने का तरीका ऐसे नहीं कि आपने फॉर्मूले को है ना ऐसे रटना है, ऐसा नहीं करना है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में आप फॉर्मूले को जितना लिखोगे बच्चों, तो लिखने से क्या होता है चीजें मेमोराइज हो जाती हैं। तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करिए, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करने का तरीका यही है ना, मतलब आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी होगी और साथ साथ फॉर्मूले भी याद होंगे। चलिए आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं ये क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। जानते हो बच्चों वायर सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, तो ये इससे क्रॉस सेक्शन की रेडियस, सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन की रेडियस गिवन है 0.1 मिलीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। तो कॉपर का वायर है, सिलिंड्रिकल शेप में है, उसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस गिवन है और उसकी रेजिस्टेंस गिवन है 1 किलो ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। और इस वायर के अक्रॉस एक 20, मतलब इस वायर को एक 20 वोल्ट की सप्लाई से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। तो पहले मैं इतना डेटा लिख देता हूं बच्चों, क्या क्या गिवन है। देखो वायर के क्रॉस सेक्शन की रेडियस गिवन है बच्चों, उसे आर बोल लेते हैं, ठीक है। तो आपको आर गिवन है, दिस इज हाउ मच 0.1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में क्या लिखोगे बच्चों, 10 की पावर -3 मीटर ना। एक काम करो फिर, इस डेसिमल को हटाकर इसको 1 इंटू 10 की पावर कितना लिख दो, ऐसे लिख दो 1.0 10 की पावर कितना -4 मीटर ना। उसको फिर 1 ही लिख दो बच्चों। और इसकी रेडियस गिवन है आपको, ठीक है। वायर की रेडियस कितनी गिवन है 1 किलो ओम, किलो मतलब समझते 1000, तो 1 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। अच्छा, और इसको एक 20 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है बच्चों, तो वोल्टेज अप्लाइड है 20, ठीक है। इतना डेटा गिवन है। अब देखो दो पार्ट दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट द वन एंड। तो ठीक है, ठीक है, वायर के एक एंड से दूसरे एंड पे क्या कर रहा होगा बच्चों, चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, और वो चार्ज कौन कैरी कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं। कॉपर के एक एंड से दूसरे एंड पे क्या जा रहे होंगे, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा होगा, चार्ज कैरी कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं। तो आपसे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों ना, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, चलो फर्स्ट पार्ट को मैं इधर देता हूं, ये तो गिवन डेटा है। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मैं इसको n मान लेता हूं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को n मान लेते हैं। और कितने टाइम में बताने, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले पहले वायर की, वो पहले उसकी बात कर लेते हैं। चलो सेकंड को पढ़ दे रहा हूं, फिर सेकंड की बात बाद में करेंगे। फिर आपसे राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर, फिर आपसे करंट डेंसिटी पूछ रहे हैं। करंट डेंसिटी भी हमने पीछे पढ़ा था बच्चों, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछ रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे आएंगे, जब चार्ज लिखोगे, क्योंकि चार्ज को ब्रेक करके आप लिखते हैं ना, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एनी। अब चार्ज के लिए क्या लिखोगे बच्चों, करंट लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना। हमें इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज चाहिए, चार्ज कब आएगा, जब आप करंट का फॉर्मूला लिखोगे I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम पहले क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं बच्चों। देखो टाइम तो उसने दिया है 1 सेकेंड,
तो टाइम को तो आप 1 सेकेंड पुट कर दोगे। अच्छा, ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। ये चार्ज कैरी कौन कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम एन लिख देते हैं, ठीक है ना। मान लो ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जा रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं। टाइम को अभी मैं 1 बाद में पुट कर दूंगा, जब सबका डेटा लगाऊंगा तो टाइम भी पुट कर दूंगा। चलो ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, एनी, जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू एनी, ठीक है। चलिए आपसे n पूछे, आपको E पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जानते हो, टाइम जानते हो, क्या नहीं गिवन है क्वेश्चन में, करंट गिवन नहीं है। लेकिन करंट के लिए कुछ डेटा गिवन है बच्चों, आपको देखो, आपको अप्लाइड वोल्टेज गिवन है और इस वायर की रेजिस्टेंस गिवन है। तो ओम्स लॉ लगा दे दोगे, I इज इक्वल टू कितना, V बाई आर। तो करंट को आप क्या लिख दोगे, LHS में आप I को ब्रेक करके क्या लिख दोगे बच्चों, V बाई आर लिख दोगे ना। तो V बाई आर एनी बाई कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। समझ रहे, देखो ठीक है। तो I को हमने LHS में ब्रेक करके क्या लिख दिया, V बाई आर, क्योंकि हमको V और R का डेटा गिवन था। बस अब आप इससे N निकाल लीजिए बच्चों। तो N इज इक्वल टू कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सबको, तो आ जाएगा V इंटू टी, ठीक है ना। V और T आपस में चले जाएंगे, E और R एक साथ आ जाएंगे, E इंटू कैपिटल R। बस अब सब डेटा गिवन है, लगा दीजिएगा बच्चों। V आपको कितना गिवन है, 20, टाइम 1, उसने बोला ना कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो टाइम को हमने 1 पुट कर दिया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जानते हैं सब बच्चे, 1.6 10 की पावर कितना, -19, ठीक है ना। ये देखो -19, और फिर क्या है आपका R, R आपका 10⁻³ है बच्चों, 1 इंटू 10⁻³, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है ना बच्चों, आपने बात समझ रहे हैं, देखिए ठीक हो गया ना। देखिए तो ठीक है, 20 को 1.6 से डिवाइड कर लेते हैं, बाकी 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, देखो -16, ऊपर जाके कितने हो जाएंगे बच्चों, +16 हो जाएंगी ना। चलिए मैं इसको 20 को डिवाइड करके देख लेता हूँ, है ना। 1.6 से कितना है, 1 सेकेंड ना बच्चों, इसलिए थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए। वैसे भी सॉल्व सेव मतलब हम कर लेंगे, थोड़ा टाइम सेविंग के लिए कर रहे हैं बच्चों। 20 डिवाइडेड बाई 1.6, ये हो जाएगा 12.5 बच्चों, ये हो गया 12.5 इंटू 10⁻⁴। देखो 10 की पावर कितनी हो गई बच्चों, देखिए 3 और 10 की पावर -19, तो -16 ऊपर जाएगी कितनी होगी, +16 हो गया बच्चों ना, +16। या आप इसे ऐसे बोलो, साइंटिफिक में 1.25 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चों, इतना 1.25 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स तो पूछे ही, एक्चुअली स्पेस नहीं है ना छोटे से, उसके लिए फिर दिखेगा नहीं आपको, ऐसे ही रहने, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, ठीक है। तो इतना आ गया 1.25 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक एंड से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चों, दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। चलो इसका हम पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको पूरा कंप्लीट ऐसे नोट कर लेना बच्चों। पहले मैं सेकंड पार्ट बता देता हूं, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हाँ क्या बोल रहे हैं, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन दी वायर। अब आपसे पूछ रहे हैं करंट डेंसिटी बता दीजिए इस वायर में, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट में आ गए बच्चों, करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान है बच्चों, ठीक है। सब टॉपिक हमने पढ़े हैं बच्चों। अगर किसी बच्चे को करंट डेंसिटी का आइडिया नहीं है तो है ना, पीछे के लेक्चर चेक करो बच्चों। तो करंट डेंसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, करंट पर यूनिट एरिया, या किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से जितनी करंट फ्लो करती है, उसी करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं बच्चों। चलिए एरिया के लिए देखो आपको रेडियस गिवन है बच्चों, अगर आप जानते हो कि किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, तो एरिया को तो आप ब्रेक करके पाई r² लिख दोगे और आपको r गिवन है, ठीक है ना। अच्छा
क्या गिवन नहीं है बच्चों, आई ना हमारे पास, देखो हमारे पास आई नहीं है, तो आई को क्या लिख दोगे, वी बाई आर। जैसे अभी आपने ब्रेक किया इक्वल टू वी बाई आर, तो इस आई को तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, वी बाई आर लिख दूंगा, ठीक है ना। और नीचे एरिया को क्या लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। बस ऐसे कर दीजिएगा, फिर ये v बाई कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब डेटा आपके पास है, देखो v देख लो, चेक कर लो, v कितना था बच्चों हमारा, 20 वोल्ट था, ठीक है। तो v को तो आप 20 लिख दोगे ओवर पाई को, अब 22/7 लिखे कोई बहुत फायदा नहीं है, तो 3.14 लिख दे रहे हैं बच्चों। r देखो रेडियस भी चेक कर लो कितना है, 1.0 10 की पावर -4, तो रेडियस हमारे पास 1.0 इंटू 10 पावर -4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, ये 1 किलो ओम था ना बच्चों, देखो हाँ, 1 इंटू 10 पावर 3, ये आपका 1 इंटू 10 पावर 3, दिस मच ओम, ठीक है। तो इतना आ गया बच्चों 20 अपॉन दिस, ठीक है। एक काम कर लो, अभी मैं 20 को डिवाइड कर दूंगा 3.14 से, अभी नहीं कर रहा हूं, पहले इन पावर को चेक कर लेते हैं बच्चा। तो ठीक है, ये 10 की पावर कितना हो गया, -8, उसमें से 3 हटा दिया, 10 की पावर कितनी हो गई, -5 हो गई बच्चों, दिस इज 10 पावर -5। अब 20 को 3.14 से डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं बच्चों इसके लिए। तो हम 20 को डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा, t डिवाइडेड बाई 3.14, यार बच्चों 6.369, तो 6.37 कर सकते हो, ये आ जा रहा है 6.37 इंटू 10⁵, ठीक है। फिर देखो बच्चों, ये -8 और 3 -5 हो गया, तो पता +5 हो गया। और J की यूनिट जानते हो बच्चों क्या होता है, देखो करंट इज इन एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो दिस इज करंट डेंसिटी, ठीक है। J की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी, समझ रहे हैं। ठीक है, सभी नोट, तो पहले मैं शीट 1 से नोट करा देता हूँ बच्चों आपको, ठीक है। देखो तो ये हमारी शीट 1 थी, जिसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर सेकंड निकाले बच्चों फर्स्ट पार्ट में, और फिर उसमें जे निकाला। पहले इस शीट को नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके, सेकंड शीट देख लेना बच्चों। ठीक है, अब सेकंड शीट को नोट कर लो। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं, चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, फाइंड दी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी जानते हैं बच्चों, ठीक है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टिविटी को। तो बोल रहे हैं फाइंड दी रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर in which a current density of 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर is found to exist। करंट डेंसिटी अभी जस्ट देखो हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, तो आपसे रजिस्टिविटी रो पूछ रहे हैं, आपको जे गिवन है, और एक बात और बोल रहे हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, जो वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो पहले बच्चों वो डेटा नोट कर लेते हैं, जो डेटा हमको गिवन है ना। तो देखो क्या क्या गिवन है हमको, समझने बच्चा। सबसे पहले एक तो हमसे रजिस्टिविटी पूछ रहे हैं बच्चों, एक तो रो की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, हमें रो फाइंड आउट करना है। हमको क्वेश्चन में करंट डेंसिटी, पहले डेटा लिख दिया करो बच्चों, क्या निकालने हैं, क्या आपको गिवन है, फिर बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा। तो हमको सॉरी करंट डेंसिटी, सॉरी मैंने ए लिख दिया, जे गिवन है कितना है, 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों ई, आपको ई की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 15 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम भी इसकी यूनिट होती है, एक ही बात है, ठीक है। तो रो पूछ रहे हैं, जे गिवन है, ई गिवन है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन करने के बच्चों डिफरेंट वे हो सकते हैं, ठीक है। मैं किसी भी न्यूमेरिकल करने के फिक्स तरीके नहीं है,
है ना, बहुत तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट वे से करेंगे, कोशिश करते हैं हम लोग के सिंपलेस्ट वे से करें, ठीक है, लेंदी भी ना हो, ठीक है, ज्यादा। तो आपको याद होगा हमने एक रिलेशन पढ़ी थी बच्चों, देखो न्यूमेरिकल से पहले बच्चों थ्योरी जरूर पढ़ो, पहले आप पूरी थ्योरी को चेक करो, ठीक है ना। थ्योरी पढ़नी न्यूमेरिकल से पहले, अगर आपको थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी बच्चों। तो अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरी में एक रिलेशन पढ़ी थी बच्चों, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे बोलते हैं जे सिग्मा एन ई। तो जे सिग्मा और ई में हमने एक रिलेशन पढ़ी थी जो थी जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है। तो क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में जे गिवन है बच्चों, ई गिवन है, और सिग्मा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सिग्मा को 1/ρ लिख देंगे और रो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या लगा लीजिए बच्चों, तो यूजिंग, मैं इधर लिख दे रहा हूं, यूजिंग क्या लगा दीजिए, j इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई का फॉर्मूला लगा दीजिए। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप, और तरीका है कि फिर आप रजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है आर ए बाई एल, फिर आर को वी बाई, है ना, एल को ई लिखिए, वैसे भी आ सकता है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, उससे थोड़ा सा आपको 2-3 बार ब्रेक करना पड़ेगा फॉर्मूले को। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा जानते हो बच्चों रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कहलाता है, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, जो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। बस आपसे रजिस्टिविटी पूछ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन में, तो रो इज इक्वल टू जे बाई ई। तो देखो, तो इस क्वेश्चन में वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस फॉर्मूले याद करना आपके लिए एक टास्क है बच्चों। तो आप लोग फॉर्मूले, है ना, आपको याद होने चाहिए जब भी कोई चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हो, मेन है फॉर्मूले। तो चलिए, जे की वैल्यू गिवन है सीधे सीधे आपको बच्चों, दिस इज 2.5 ओवर कितना है, ई आपका 15 है, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व कर लो, जैसे 5 से कैंसिल कर लो तो 0.5 आ जाएगा, और नीचे आपका 5 3 जा, ठीक है, मैंने 5 से कैंसिल किया 0.5 हो गया, नीचे 5 से 3 हो गया। अब इसको फिर डिवाइड कर लीजिए बच्चों, तो 0.1, ठीक है ना, 0.1666, तो 0.17 कर लो, फिर 66 ऐसे आ जाएगा, तो 0.17 इतना। और रजिस्टिविटी की यूनिट जानते हो बच्चों, ओम मीटर, 0.17 ओम मीटर अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है, इट इज नियरली दिस। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं बच्चों, हमने ठीक वैल्यू लगाई ना, ठीक है, ये था 2.5 और 15, ठीक, समझ रहे। तो दिस इज 0.17 ओम इंटू मीटर। बाकी एक तरीके मैंने और बोला था कि अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो आप लिखना रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है ना, फिर आर को क्या लिख दोगे, वी बाई आई, फिर वी बाई एल को आई लिखोगे, आई बाई ए को करंट डेंसिटी लिखोगे। तो वो भी एक तरीका है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ये थोड़ा आसान प्रोसेस है, तो हमने इजी प्रोसेस से किया है। चलो नोट कर लो बच्चों इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों। चलो कुछ सेकंड के लिए फिर हट जा रहा हूँ। हाँ, चलिए अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना आ जाते हैं। हाँ, देखो बच्चों, और देखो ये जो क्वेश्चन हमने किया ना बच्चों, देखो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे ना, अब इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, 1 मार्क्स के लेवल के लिए इतना क्वेश्चन ठीक होता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बच्चे, जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जेई नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ये अभी रिसेंटली किसी नीट के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए समझिएगा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, ठीक है, तो एक वायर इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है आपको, आर दे रखी है। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच टू एन टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तुम्हारे पास एक वायर था जिसके ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर थी बच्चों, हमने इस वायर को स्ट्रेच कर दिया, ऐसे खींच दिया, और उसकी लेंथ को एन टाइम क्या कर दिया, बढ़ा दिया बच्चों, उसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, एन टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो आपसे नई रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक बच्चों। चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, ऐसे बोल लीजिए। जैसे ऐसे मान लीजिए, जैसे हमने कहा कि भाई
वायर इन जनरल सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ठीक बच्चों, इसका इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और मतलब इसका ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और ओरिजिनल लेंथ L1 है। ठीक है, लेंथ को फिर नया भी लेंथ आएगी ना तो उसको L2 मानेंगे। मैंने इनिशियल को A1 माना है, नई लेंथ नए एरिया को 2 में मान लूंगा बच्चों। और इसकी रजिस्टिविटी मान लीजिए कितनी है, रो एस मटेरियल की। तो इसकी जो रेजिस्टेंस दे रखी है आपको R दे रखी है बच्चों, ठीक है ना। और इस केस में आप फॉर्मूला जानते हो, अगर आपको लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी की बात चल रही है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो देखिए तो इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस जो है R दे रखी है, और अगर आप R लिखो बच्चों तो क्या लिखोगे, रो L1 बाई A1, ये तो लिखेंगे। ठीक है, इसने ओरिजिनल रेजिस्टेंस को R बोल रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रो L1 बाई A1। देखो मैंने रो को रो 1 नहीं लिखा बच्चों, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है, वायर के स्ट्रेच करने से मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो रो को रो 1 रो 2 नहीं लिखेंगे। अब इसने क्या किया, बोला इस वायर को स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रेच करने से वायर थिन हो जाएगा बच्चों। अब इसने क्या किया, वायर को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने से वायर थिन हो जाएगा। तो जो लेंथ हो गई नई, वो पुराने से इसने n टाइम्स कर दी, तो जो L2 है बच्चों वो कितना हो गया, n टाइम्स ऑफ L1 हो गया। ठीक है ना। और बहुत सिंपल सी बात है, जब वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरिया भी बदल जाएगा क्योंकि वायर थिन हो जाएगा। तो नए एरिया को A2 मान लेते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमसे अब नई रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो हम उसे कुछ R डैश वगैरह ऐसे कुछ मान लेंगे या R न्यू मान लेंगे, जैसा आप चाहो। तो देखो हमने कहा कि भाई क्या होता है, देखो अब आपको जब नई रेजिस्टेंस निकालोगे बच्चों तो आपको नई लेंथ चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन में बोल रहे हैं। और आपको नया क्या चाहिए, एरिया भी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी नहीं। तो आपको नई लेंथ के बारे में बोल रहे हैं लेकिन नए एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको नया एरिया भी चाहिए होगा, तभी आप नई रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो इसका एक शॉर्टकट है, सब्जेक्टिव में आपने पूरा लिख के बताना होगा। ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट क्या होता है कि अगर आप लेंथ को n टाइम्स बढ़ा रहे हो तो एरिया n टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब जिस रेशियो से लेंथ को बढ़ाओगे उसी रेशियो से एरिया कम हो जाएगा। या अगर आप लेंथ को घटाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा, है ना, खींचने से थिकनेस कम हो जाएगी, और अगर आप कंप्रेस करोगे तो थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर तो मैंने क्या बोला, ऐसे हमारा इसने n टाइम्स लेंथ को बढ़ाया तो एरिया n टाइम्स कम हो जाएगा। लेकिन इस बात को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखते बच्चों। हाँ, ऑब्जेक्टिव में तो आप इस बात को सीधे ले सकते हो कि n टाइम्स एरिया कम हो जाएगा। फिलहाल तो हम इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान के कर रहे हैं, तो हम इसे पूरा प्रॉपर वे में लिखेंगे। हमें नया एरिया भी चाहिए बच्चों। अब नया एरिया कैसे आएगा, क्योंकि जब तक एरिया नहीं आएगा जब तक आप नई रेस से निकाल नहीं पाओगे। तो नया एरिया का कंसेप्ट है, तो देखो वायर के स्ट्रेच करने से बच्चों वायर की लेंथ बढ़ गई, एरिया कम हो गया, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ, अमाउंट ऑफ मटेरियल चेंज नहीं हुआ ना बच्चों, जिसे क्या बोलते हैं, वायर का वॉल्यूम। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो दोनों केस में क्या इक्वेट कर देंगे बच्चों, वॉल्यूम सेम रहेगा, लेंथ एंड एरिया बदल जाएंगे। और वायर का वॉल्यूम आप जानते हो कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, A1L1, और नया वॉल्यूम कितना होगा, A2 इंटू L2, उससे आपको नया एरिया मिल जाएगा, फिर हम नई रेजिस्टेंस निकाल लेंगे बच्चों। तो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को इक्वल करके क्या करते हैं, एरिया निकाल ले रहे हैं, फिर उससे नई रेजिस्टेंस रहेगी। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, नया वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, नई लेंथ नया एरिया, और पुराना वॉल्यूम कितना है, पुरानी लेंथ और पुराना एरिया, बस। ठीक है, अब आप L2 को कितना लिख दोगे, n टाइम्स ऑफ L1 लिख दो। आपको L2 गिवन है और आपने A2 निकालना है, तो इसको क्या लिख दोगे, n टाइम्स ऑफ L1 इज इक्वल टू A1L1। ठीक है, अब L1 से L1 क्या कर लोगे, कैंसिल आउट, तो ये आगे बच्चों A2 इज A1 बाई n। और देखो ये बात ही मैंने अभी बोली कि अगर लेंथ n टाइम बढ़ेगी तो एरिया n टाइम्स कम हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसको ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब इसमें कोई बहुत बड़े स्टेप नहीं है बच्चों, ऐसे लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब नया एरिया आ गया, मेरे पास नई लेंथ है तो मैं नई रेस से निकाल लूंगा। लेकिन देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम, देखेंगे देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस
देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस इज, इस नए रेजिस्टेंस को बच्चों में आर डैश मान लेता हूं। कितना हो जाएगा, रो L2 बाई कितना, A2, ठीक ना। L2 कितना है, n टाइम्स ऑफ L1, तो L2 को कितना लिख दोगे, इसे आप लिख दोगे n टाइम्स ऑफ क्या, L1, और एरिया कितना हो गया बच्चों, A1 बाई L, ये n टाइम कम हो गया। अब देखिए ये नीचे वाला n ऊपर चले जाएगा तो n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी रो L1 अपॉन A1 को मिक्स करके लिख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये आ जाएगा n स्क्वायर रो L1 बाई कितना, A1। चेक कर लिए, देखिए n का स्क्वायर हुआ, मैंने n को सेपरेट कर दिया और रो L1 अपॉन A1 को मिक्स करके लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, r के बराबर है, देखो है। तो आप इसे क्या लिख दोगे, r। तो देयरफॉर जो नई रेजिस्टेंस हो गई बच्चों, वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गई, तो ये आ गया नई रेजिस्टेंस r डैश बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जिसको इसने r बोला था बच्चों, ठीक है। तो समझ गए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बच्चों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसे नोट कर लो बच्चों। फिर एक ऐसे क्वेश्चन और हम परसेंटेज वाला भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज फॉर्म में भी आते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमने जो अभी आपने क्वेश्चन पीछे किया उसी के जैसा, बस यहाँ पर थोड़ा एक नई बात है कि परसेंटेज वाली बात आ रही है। क्या है क्वेश्चन में, एक बार रीड कर देता हूं, देखो क्या बोल रहे हैं। A cylindrical wire is stressed to increase its length by 10%। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने लेंथ को n टाइम किया था बच्चों, इस बार हमने एक वायर को स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया, ठीक है। इस बार परसेंटेज वाला चीज है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो अगर आपने लेंथ को 10% बढ़ाया, और लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कह रहा है कि अगर आप लेंथ को 10% बढ़ाते हो स्ट्रेच करके, तो बताइए रेजिस्टेंस कितनी परसेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, हमें परसेंटेज इंक्रीज इन क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा एक बात समझिएगा बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परसेंटेज किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं या परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं परसेंटेज इंक्रीज के लिए बोल रहा हूं, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। अगर आप इंक्रीज इन वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, और परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए मुझे रेजिस्टेंस का इंक्रीज चाहिए, और रेजिस्टेंस की इंक्रीज के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू, रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू। तो हम पहले पुरानी रेजिस्टेंस को R1 मान लेंगे, नए रेजिस्टेंस को R2 मान लेंगे। जब R1 R2 आ जाएंगे तो फिर हम परसेंटेज इंक्रीज भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें इसको भी कर लेते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। और इस बार डायग्राम नहीं बना रहे, डायग्राम की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, पिछले में मैंने बनाया था बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्या आपका देखो, हम जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जब हमने वायर को स्ट्रेच नहीं किया था तो उसकी लेंथ L1 थी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, तो उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रो L1 बाई, और अभी मैंने बोला कि रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, तो रो को रो 1 और 2 नहीं लिखेंगे, तो आ जाएगा रो L1 बाई A1, ठीक बच्चों। ये मान लीजिए उसकी स्ट्रेच करने से पहले रेजिस्टेंस थी, अब उसने कहा कि लेंथ को 10% बढ़ा दिया, तो ठीक है, नई लेंथ को L2 मान लेते हैं, नई लेंथ को L2 मान लेते हैं, और ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, ओरिजिनल लेंथ प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। 10% इंक्रीज किया तो मैंने ओरिजिनल को 10% बढ़ा दिया, ठीक है। अब जानते हैं बच्चों L1 परसेंटेज बाई 100 हो जाता है, तो 10/100 ऑफ L1, ठीक है। ये 0.1 L1 हो जाएगा, तो 1.1 L1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपकी जो नई लेंथ हो गई
वो 1.1 टाइम्स ऑफ L1 होगी। ठीक है, नई लेंथ मिल गई आपको। चलिए अब जैसे हमने कहा अभी कि क्या होगा, अब हमको नया क्या चाहिए बच्चों, एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल कर लेंगे पुराने नए। नाउ अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वेट करके क्या कर लेंगे बच्चों, अभी आपने जस्ट पिछले क्वेश्चन किया है तो वही कंसेप्ट है यहां पर भी बच्चों। ठीक है ना, नया वॉल्यूम A2L2, पुराना वॉल्यूम A1 इंटू L1, इससे हमारा A2 आ जाएगा बच्चों। कैसे देखो, A2 कैसे रहने दीजिए, L2 को क्या लिख दोगे, 1.1 टाइम्स ऑफ L1 इज इक्वल टू A1 बाई L1, बस। ठीक है, 1.1 आपका, देखो L1 से L1 कैंसिल होगा, 1.1 को A1 के नीचे ले जाना, तो A2 कितना आ जाएगा, इधर लिख देता हूं बच्चों। तो हमारा जो A2 आ जाएगा वो आ जाएगा A1 ओवर 1.1। और ये बात मैंने शॉर्टकट में भी बच्चों बोली थी कि जिस रेशो से L बढ़ेगा उसी रेशो से A घट जाएगा। देखो L 1.1 टाइम हो गया तो एरिया 1.1 टाइम कम हो गया। चलिए खैर, हम इसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं बच्चों, हम लिख के कर रहे हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप इसे फिर शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हो। चलिए बच्चों देखो, अब नई लेंथ आ गई, नया एरिया आ गया, तो अब मैं नए रेजिस्टेंस लिख सकता हूं, इससे निकाल सकता हूं ना बच्चों। तो देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा रो L2 बाई कितना, A2 ना बच्चों, ये आ जाएगा रो L2 बाई A2। ठीक है, अब L2 A2 की वैल्यू लगा दीजिए। तो L2 कितना है देखो, 1.1 टाइम्स ऑफ L1, तो दिस इज 1.1 टाइम्स ऑफ L1। और एरिया कितना है, A1 अपॉन 1.1। समझ रहे बच्चों, देखो लेंथ 1.1 टाइम्स हो गई और एरिया 1.1 टाइम कम हो गया। ये 1.1 को ऊपर ले जाओगे तो 1.1 इंटू 1.1 1.21 आ जाएगा ना बच्चों। 121 होता है ना 11 का, तो उसमें डेसिमल लगा दीजिएगा। तो 1.21 रो L1 अपॉन कितना, A1। और देखो रो L1 अपॉन A1 क्या है, R1 है। तो आप ये कह सकते हो बच्चों कि जो R2 है, जो हमारी नई रेजिस्टेंस है, वो 1.21 टाइम्स ऑफ क्या है, R1 है। ठीक है ना, तो नई रेजिस्टेंस पुरानी से कितनी हुई बच्चों, 1.21 टाइम। अब होने को तो देखो आंसर हमको यही पता लग गया है बच्चों, लेकिन तब भी इसको प्रॉपर वे में पूरा लिख देंगे, बाद में आप शॉर्ट कर ही लोगे। तो कहते हैं ना, कोई भी वैल्यू 1 से जितना बढ़ रही है बच्चों, डेसिमल के इधर जो वैल्यू आ रही है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना परसेंट इंक्रीज होता है। अगर वैल्यू 1 से बढ़ी है तो इंक्रीज है, घटी है तो डिक्रीज। हमारे केस में देखो 1 से 1.21 हो गई है, तो कितना आ रहा है, 0.21 आ रहा है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 21 आ जाएगा। तो ठीक है, वन लेफ्ट में जो वैल्यू, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना इंक्रीज आ जाएगा। तो 21% इंक्रीज दिख रहा है बच्चों, लेकिन तब भी हम इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं। अगर ऐसा समझना है तो इसका एक प्रॉपर वे है बच्चों। चलिए लिख देते हैं, पूरा लिख के कर लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे। लेकिन देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, अब मेरे पास डेटा है बच्चों, तो अब मैं इंक्रीज निकाल सकता हूं। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। और इंक्रीज कैसे आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस क्या, इनिशियल रेजिस्टेंस, अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मींस R1 इंटू 100, आगे से क्या लगा दीजिए, परसेंटेज। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो एक प्रॉपर वे है लिखने का। चलिए R2 कितना था बच्चों, 1.21 टाइम्स ऑफ R1 आया ना हमारा, चेक कर लो देखो। ठीक है, माइनस कितना हो गया, R1, और डिनोमिनेटर में भी कितना आ गया, R1 इंटू 100%। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऊपर से R1 कॉमन करोगे, नीचे ले डिनोमिनेटर वाले R1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1.21 माइनस 1 इंटू 100%। जो मैं शॉर्टकट बोल रहा था वही बात आ गई। देखो बच्चों, अब कितना रहेगा, देखो ये आ गया 0.21 इंटू 100, तो कितना आ गया, 21%। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 21% इंक्रीज हो गई, वो तो मैंने यही बोल दिया था बच्चों ना। ठीक है, अब लेकिन वही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में होता है कि आपका जब
ऑब्जेक्टिव है तो बहुत तरीके से आपको आंसर पता लग जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में हर स्टेप आपने शो करना है ना। शॉर्टकट मेथड सही नहीं माना जाता है, तो फिर आप पूरा प्रॉपर वे में लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बच्चों क्वेश्चन परसेंटेज वाला था, और इससे पहले जो हमने किया वो सिंपल था, विदाउट परसेंटेज था। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना। और ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जेई नीट के ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बच्चों, पहले ये पहली शीट है, फिर दूसरी शीट में दिखा दूंगा आपको, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब शीट 2 नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए, और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा बच्चों कि हम एक लेक्चर में इतने क्वेश्चन करें कि एक बार में आप सफिशिएंटली, है ना, उनको अच्छे से समझ पाओ बच्चों। ऐसे नहीं कि हम, है ना, 20 50 30 क्वेश्चन करा देगी लेक्चर में, फिर वो आपके लिए हेक्टिक हो जाए। तो इतने क्वेश्चन करिए पहले, इन जो आज हमने क्वेश्चन करे ये बेसिक क्वेश्चन को पहले आज देखिए बच्चों, फिर अगले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, और बच्चों हम लास्ट में हर लेक्चर में आपसे कहते हैं कि इन वीडियो को आप शेयर किया करो। ठीक है, और अपने अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी किया करो, और अगर कोई डाउट है उन्हें हमें मैसेज किया करो, आपके डाउट को हम अगले लेक्चर में लेंगे बच्चों। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आता, कोई न्यूमेरिकल करने में दिक्कत है तो उसको मैसेज करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो बच्चों, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। ठीक है, और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक भी किया करो बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम इसके अगले लेक्चर में इसके आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। अभी न्यूमेरिकल बहुत है, अभी तो काफी न्यूमेरिकल है, आज तो हमने थोड़ा बेसिक्स न्यूमेरिकल किए। अभी आपके सीरीज पैरेलल, आपके किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल है। एक्चुअली ये सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बहुत होते हैं बच्चों, इसके बाद थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तक इस चैप्टर तक न्यूमेरिकल काफी होते हैं, और इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर अगले लेक्चर में आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।